नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने सुना था कि आलू के पराठे लेकर बलराज दत्त दिल्ली से मुंबई के लिए निकल पड़े। बम्बई पहुंचते ही दो प्रश्न सामने खड़े थे। एक तो रहना कहाँ होगा और दूसरा यहाँ के पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश कैसे होगा। एक हफ्ते तक वीटी स्टेशन का वेटिंग रूम ठिकाना रहा और घूमते घामते बम्बई के कुलाबा इलाके में एक पंजाबी नाई से भेंट हो गई, जिसका वहाँ अपना हेयर कटिंग सैलून था। बलराज को रात में वहीं दुकान में आकर सोने की परमिशन मिल गई। अकरम नाम का यह नाई पढ़ा लिखा था और शिमला से बम्बई एक्टर बनने के लिए आया था। 5 साल तक इस चक्कर में समय बर्बाद करने के बाद जब बुद्धि ठिकाने आई तो नाई का काम सीखा और शिमला हेयर कटिंग सैलून के नाम से यहाँ दुकान खोल ली और वो दुकान चल भी पड़ी। अब दूसरा सवाल ये था कि आगे पढ़ाई कैसे की जाए और दाखिला किस कॉलेज में लिया जाए। अब इस दूसरे सवाल के पीछे एक रोचक कहानी है जो मुझे यहाँ नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में रहते हुए पता चली। अब न्यूयॉर्क से ये बात कह रहे हैं राज ग्रोवर साहब। वो लिखते हैं कि हम यहाँ जिस क्लब के मेंबर हैं वहाँ मेरी पत्नी की एक सिंधी सहेली है, श्रीमती ज्योति वासवानी। जब उन्हें पता चला कि हमारा दत्त साहब और उनकी फैमिली से वर्षों पुराना और बहुत समीप का संबंध है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दत्त साहब के कॉलेज के समय की एक कहानी सुनाते हुए हमें बताया कि सिंधियों का एक कॉलेज है जय हिंद, जिसने सिंधी समाज के लिए बहुत काम किया है और बल्कि गैर सिंधियों के लिए भी बहुत काम किया है। जय हिंद कॉलेज का प्रिंसिपल भी सिंधी था। उसकी भतीजी रुक्मणी ज्योति की सहपाठी थी और दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई थी। जब कोई लेक्चर फ्री होता तो दोनों कॉलेज कैंटीन में चले जाते। सारे कॉलेजों की कैंटीन का वातावरण एक जैसा ही रहता है। वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां बैठे हुए कॉफ़ी और कोक के साथ आपस में बातचीत और परिहास करते हुए दिखाई देते हैं। यह सारी मौज मस्ती बस आधे घंटे की होती, उसके बाद वही क्लासरूम और वही प्रोफेसर। उन दिनों एक नौजवान का अपने दाखिले के लिए कॉलेज नियम से आना होता था। वह प्रिंसिपल से भेंट की प्रतीक्षा में अक्सर कैंटीन में उदास चेहरा लिए अकेला कॉफ़ी पीता रहता। वह नौजवान और कोई नहीं बलराज था। लंबा कद और चेहरा ऐसा कि लड़कियां देखती तो चेहरे से निगाहें नहीं हटती। यही हाल रुक्मणी का भी था, यद्यपि वह भी बहुत सुंदर थी। उसने कई बार इशारों से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन बलराज ने उसकी आंखों में ना तो संकेत ही समझा और ना ही उसकी ओर ध्यान दिया। ज्योति को जब इस बात का आभास हुआ तो उसने रुक्मणी का बलराज से नियम से परिचय करवा दिया। अब तो बात होनी ही थी। वह हो गई, अर्थात जो आग उधर भड़क रही थी उसकी आंच यहाँ तक पहुंच गई। रुक्मणी बलराज को चाहने लगी और उसके चेहरे पर इसकी चमक नजर आती थी, जैसे आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए, और बात बन गई। अब बातचीत कैंटीन से निकलकर बाहर भी होने लगी। 2-4 मुलाकातों के बाद वह बात जिसके लिए बलराज मारा मारा फिरता था उसने रुक्मणी को बताई और यह बात रुक्मणी ने अपने प्रिंसिपल अंकल से कह दी और बात बन गई और बलराज को जय हिंद कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब उसके बाद का पड़ाव यह था कि नौकरी तलाश की जाए, जो अभी तक नहीं मिली थी, ताकि वो माँ से किया वादा निभा सके, उसे पूरा किया जा सके, अर्थात उसे अपने पास बुला सके। बीए ऑनर्स करने के बाद नौकरी की समस्या वाला एपिसोड आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, जिसका यहाँ ऊपर लिंक ब्लिंक हो रहा है। इसे अगर आप चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं। और नरगिस से इंटरव्यू लेने के बाद आगे क्या हुआ वो आपको बताता हूँ। चर्च गेट स्टेशन पर रोज सुबह 7 और 8 बजे के बीच अकरम नाई दोस्त की दुकान से निकलकर बिलनागा पहुंचना बलराज का नियम बन गया था। जनरली लोग सुबह उठकर बाथरूम जाते हैं, लेकिन यह सब अपने घर में ही संभव हो सकता है, चाहे वह किराए का ही क्यों ना हो। और बलराज इन अर्थों में बेघर था। किराए के मकान के लिए जो पैसे जरूरी थे वह उसके पास ना थे, इसलिए बहुत भाग दौड़ के बाद चर्च गेट स्टेशन पर अखबारों के एक स्टॉल के मालिक से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों ही हिंदुस्तान के उस जिले से संबंध रखते थे जहां की वार्तालाप में माँ बहन के चर्चा के बिना बात खत्म ही नहीं होती थी, अर्थात 2 पंजाबी मिल गए थे। स्टॉल मालिक दोस्त ने बलराज की सुबह की परेशानी का खात्मा किया। स्टेशन पर एक दरवाजे पर मैन और दूसरे दरवाजे पर वोमैन लिखा था। बलराज रोज सुबह मैन के दरवाजे से भीतर जाकर मुक्त होता और वहीं बाथरूम के दांतों पर मंजन लगा के उसे स्वच्छ करता और नहा धोकर अपनी थैली से कपड़े निकालकर बदला करता। फिर ईरानी होटल में जाकर कटिंग चाय और
बुरन मस्का से नाश्ता करता, 10 बजे के बाद नौकरी की तलाश में जूते घिसने का काम आरंभ हो जाता। 2 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो चर्चगेट स्टेशन के अखबारों के स्टॉल का वही मालिक दोस्त काम आया। नाई दोस्त की दुकान के नजदीक ही बेस्ट बस डिपो था, उसमें उसे नौकरी मिल गई। बस कंडक्टर अपने दिन भर की छुट्टी के बाद यात्रियों से लिए हुए पैसे जमा कराने आते थे, तो बलराज की जिम्मेदारी यह थी कि वो उनका हिसाब किताब रखे। ड्यूटी होती थी 3 बजे से रात 11 बजे तक और तनख्वाह मिलती थी 120 रुपये महीना। और उन दिनों यह रकम आराम से रहने के लिए बहुत हुआ करती थी। अकरम नाई की दुकान चूंकि रात 10 बजे तक बंद हो जाती थी, इसलिए बलराज को एक चाबी उसने अलग से दे दी थी और वह देर रात आए तो उसे परेशानी ना हो। कहते हैं जिंदगी में दोस्त रिश्तेदारी से ज्यादा काम आते हैं, और यह बात बलराज के अनुभव पर पूरी तरह खरी उतरी। इस अजनबी शहर में उसके जितने भी मित्र बने, सबके सब उसके काम आए। एक ईरानी होटल का वेटर बशीर, दूसरा चर्चगेट स्टेशन के अखबार का स्टॉल मालिक, और तीसरा जो स्टेशन पर मैन दरवाजे का पहरेदार। यह सच है कि सब दोस्त पंजाबी थे, इसलिए बहुत जल्द निकट आ गए। और चौथा पंजाबी जो मित्र बना, उसका नाम सेठी था। सब लोग उसे सेठी साहब कहा करते थे। वीटी स्टेशन के पास न्यू एम्पायर सिनेमा में वह टिकट विंडो का काम करता था, मगर वो फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना एक नाम रखता था। फिल्मी लोगों में जो अक्सर पंजाबी हुआ करते थे, जब थिएटर में आते तो हाउसफुल होने का बोर्ड देखते ही सेठी साहब को कहते कि सेठी साहब सीट का प्रबंध कर दीजिए, और सेठी साहब चुटकी में किसी सीट का बंदोबस्त कर देते। अक्सर ऐसा ही होता कि सीट ना होने के बाद भी हॉल में एक्स्ट्रा कुर्सियां डलवाकर उनके बैठने का प्रबंध करवा दिया जाता। इससे उन लोगों के दिलों में सेठी साहब के लिए बड़ा सम्मान पैदा हो गया था। उनका निवास कुरला में था और उन्हें शेरो शायरी की बड़ी लालसा थी। अब बलराज पंजाबी तो था ही, मगर उसमें वह पंजाबियत रत्ती भर भी नहीं थी, जिसकी खूबी यह है कि हर बातचीत में माँ बहन की चर्चा होती रहती थी। उसकी बातचीत में बात चाहे हो या ना हो, लेकिन बू बिल्कुल नहीं होती थी। बलराज के कुरला वाले मित्र सेठी साहब ने मुझे बताया कि बलराज हमेशा कहा करता है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच उन 2 घंटों में नरगिस जी का इंटरव्यू करते हुए जो सभ्यता, जो आदर मैंने उनसे वहां सीखा, उसका यह प्रभाव हुआ कि मेरी आदत ही बनती चली गई। उस शिष्टा का बीज मेरे भीतर मैडम नरगिस ने ही बोया था, और उसी के लिए वह हमेशा मेरे ध्यान में रही। कुरला वाले पंजाबी मित्र सेठी की आदत भी बहुत कुछ बलराज से मिलती जुलती थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हीं की तरह ही बलराज को भी शेरो शायरी की ललक है, तो मानो उनकी इच्छा पूरी हो गई। बलराज को तो केवल शेरो शायरी सुनने की ललक थी, और सेठी साहब को सुनने के साथ साथ शेर कहने की भी इच्छा थी। लेकिन अफसोस, उनका कोई सुनने वाला दोस्त नहीं था। ढूंढते ढूंढते जब बलराज से भेंट हुई, तो यह भेंट बहुत ज्यादा गहरी हो गई और फिर दोस्ती में तब्दील हो गई। और अंजाम अक्सर ये होता कि सेठी साहब शायरी सुनाते रहते और बलराज दत्त सुनते सुनते सो जाया करते। अगर 2-4 दिन बलराज से बातचीत ना होती तो सेठी साहब अपनी शायरी सुनाने के लिए बेचैन और परेशान हो जाते। सेठी साहब की सूरत में बलराज को एक ऐसा मित्र मिला था जिसके सामने उसकी परेशानियों का पिटारा खुलता चला गया, और सेठी साहब ने उनकी लगभग हर परेशानी दूर करने की कोशिश की। वजह दोनों के एक जैसे स्वभाव और शेरो शायरी की चाह थी। सबसे पहले सेठी साहब ने अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई और बलराज की जेब में डाल दी, और इस तरह वो घर का साझा हो गया। अब सेठी साहब की शायरी सुनना और उसकी दाद देना ही बलराज का घर का किराया था। दत्त साहब का एक और दोस्त था, नारंग, जिसका फिल्मों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। इसके बारे में और बलराज दत्त का सुनील दत्त बनना, इसके बारे में आगे के एपिसोड में। शुक्रिया।